ओके जी, क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर हम थे। इंस्टिगेशन मींस यानी इंस्टिगेशन का क्या मतलब है, ये वर्ड हम ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो इंस्टिगेशन से मुराद ये होता है कि किसी को किसी चीज़ के लिए उकसाना या प्रोवोक करना। तो जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है यहाँ पे इंस्टिगेशन का वो है टू अर्ज फॉरवर्ड और प्रोवोक। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। उसमें कह रहा है कि 80 एंड 1997 में टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन से क्या मुराद है। यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में जब भी दहशतगर्दी की तहकीकात जो है उससे मुराद आपकी क्या है। तो उसमें उसने आपको जो है वो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वो आपको कह रहा है कि इससे मुराद ये है कि ऑप्शन ए जो है, यानी कि इसकी जब तहकीकात की जाएंगी तो उसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, या ऑप्शन बी की जब तहकीकात की जाएंगी तो उसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, या ऑप्शन सी की जब तहकीकात की जाएंगी तो उसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। तो ऑप्शन ए पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कोई भी ऐसा दहशतगर्दी का इकदाम, एक्ट ऑफ टेररिज्म, जिसका इर्तिकाब किया गया हो, यानी कमीशन जिसका इर्तिकाब किया गया हो, या जिसकी तैयारी की गई हो, या फिर जिसकी तरगीब दी गई हो, या जिसके बारे में प्रोवोक किया गया हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन। या फिर कोई भी ऐसा जुर्म जो 80 या 1997 में आता है जिसका इर्तिकाब किया गया हो, अगेन जिसकी तैयारी की गई हो या जिसकी तरगीब दी गई हो, तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो क्या इसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ये आपने बताना है। क्या इसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसका बज़ाहिर मकसद ये हो, जो अपेरेंटली इसलिए किया गया हो कि टेररिज्म फैलाने के लिए या दहशतगर्दी फैलाने के लिए, तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो आपने ये बताना है कि ऑप्शन ए की इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो उसको टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, या ऑप्शन बी जो है इसकी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो तब उसको हम टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी जो है द रिसोर्स ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कलअदम तंजीम। तो कलअदम तंजीम के किसी वसाइल की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, या किसी भी ऐसे एक्ट की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो जो यानी कि जो इसलिए जिसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है क्योंकि जिस मकसद के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो ये अब आपने बताना है कि ये इनमें से टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, पहले पॉइंट की इन्वेस्टिगेशन, दूसरे की, या तीसरे की। तो इसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि तीनों ही चीज़ें जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, तीनों ही चीज़ों की जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो वो टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन में ही आएगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे ये भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है आपके इस एक्ट में से, और ये हम वर्ड पहले भी यूज़ कर चुके हैं। जब हम प्रॉपर्टी के ग्रीवियस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये वर्ड जो है वो यूज़ किया था, कॉपोरियल और इनकॉपोरियल, अगर आप लोगों को याद हो तो। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि कॉपोरियल का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी जो मटेरियल हो, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो मादी हो। और उसमें हमने कॉपोरियल के साथ इनकॉपोरियल भी पढ़ा था। इनकॉपोरियल वो है जो इममटीरियल हो, जो गैर मादी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वो कॉपोरियल के बारे में पूछ रहा है। अगर वो इनकॉपोरियल के बारे में पूछ रहा होता तो फिर हमारा ये इममटीरियल ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर आ जाते हैं। इमेस्कुलेशन मींस, ये भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड है और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमने उस वक्त पढ़ा था जब हम ग्रीवियस के बारे में पढ़े थे विद रिलेशन टू बॉडीली, जब जिस्मानी तशद्दुद के बारे में हम पढ़ रहे थे या उसकी शिद्दत के बारे में हम पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने इमेस्कुलेशन का वर्ड भी इस्तेमाल किया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इमेस्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी की स्ट्रेंथ को, किसी की ताकत को जब ख़त्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमेस्कुलेशन। टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, यानी किसी की स्ट्रेंथ को ख़त्म करना, किसी की ताकत ख़त्म करना। मैंने आपको बताया था कि किसी को अगर आप नामर्द बना देते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी इमेस्कुलेशन, उसको फिर इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा चलते हैं इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन भी हमने उसी में ही पढ़ा था जब हम ग्रीवियस के बारे में पढ़े थे विद रिलेशन टू बॉडीली। और इनकैपेसिटेशन का मतलब है जब आप किसी को माजूर कर देते हैं या किसी का कोई जिस्म का हिस्सा काट देते हैं तो उसको इनकैपेसिटेशन बोलते हैं। यानी कि टू मेक समवन अनएबल टू वर्क, जब आप उसको माजूर कर देंगे तो वो काम नहीं कर सकेगा, तो ये आपका इनकैपेसिटेशन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और मतलब ये एक्ट के उस तरह पार्ट नहीं है, इसलिए इनको मैं ज़रा जल्दी कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने जो 44 तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से रिलेटेड थे। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिया है तो होपफुली उनका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कम्प्लीटली कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें से अगर कोई भी चीज़ आएगी तो उसका आंसर उन लोगों को आता होगा।
अब जो हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें सेक्शन 4, 5 और आगे की चीज़ें जो है वो अब आपके सामने आएंगी। ये मिक्स्ड है। तो बहरहाल ये है कि सेक्शन 2 से हम आगे जो है वो मूव कर गए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है सेक्शन 5 ऑफ ATA 1997 डील्स विद, यानी कि सेक्शन 5 जो है हमारे इस एंटी टेररिज्म एक्ट का वो किस चीज़ के साथ डील करता है। क्या वो डेफिनेशंस के साथ डील करता है, वो कॉलिंग इन ऑफ आर्म्ड एंड सिविल फोर्सेस के साथ डील करता है, या यूज़ ऑफ आर्म्ड एंड सिविल फोर्सेस टू प्रिवेंट टेररिज्म के साथ डील करता है, या फिर टेररिज्म के साथ डील करता है। ठीक है, तो इसमें से 4 चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो सबसे पहला आपका डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 में है। डेफिनेशंस आपकी किस में आई थी हैं, सेक्शन 2 में आई थी हैं। और कॉलिंग इन ऑफ आर्म्ड एंड सिविल आर्म फोर्सेस जो है ये आपका सेक्शन 4 आ जाता है। और जबकि टेररिज्म जो है वो सेक्शन 6 है। तो इसमें ये आपके पास जो आ जाता है यूज़ ऑफ आर्म्ड एंड सिविल आर्म फोर्सेस टू प्रिवेंट टेररिज्म, ये जो है ये आपका जो है ये सेक्शन 5 है, आपको इसके साथ डील करता है। वो आपको ये बताता है कि आप आर्म फोर्सेस को और सिविल आर्म फोर्सेस को टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए, डेफिनेशंस जो है ये सेक्शन 2 में बताई गई हैं। ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन के साथ डील करता है। और कॉलिंग इन ऑफ आर्म एंड सिविल आर्म फोर्सेस जो है ये सेक्शन 4 इसके साथ डील करता है। और जो टेररिज्म है इसके साथ सेक्शन आपका 6 डील करता है। जबकि यूज़ ऑफ आर्म एंड सिविल आर्म फोर्सेस टू प्रिवेंट टेररिज्म ये आपका सेक्शन 5 में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ ATA 1997, यानी सेक्शन 5 ऑफ ATA 1997 के मुताबिक एनी पुलिस ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस सिविल फोर्सेस हु इज डिप्लॉयड और प्रेजेंट इन एरिया may use necessary force without warning to prevent the commission of terrorist acts scheduled offenses, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसा मेंबर जो आर्म फोर्सेस का हो या सिविल आर्म फोर्सेस का हो, जब उसको डिप्लॉय किया जाता है, जब उसको लगाया जाता है किसी ऐसी जगह पे या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे उसको फील होता है कि ये ज़रूरी है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करे, तो विदाउट वार्निंग यानी किसी वार्निंग को दिए बगैर उस फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो दहशतगर्दी को रोक सके या स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस जो दिए गए हैं इस एक्ट में उनको रोक सके। एक तो ऑप्शन ये है, यानी वो कह रहा है कि सेक्शन 5 के मुताबिक इसमें से कौन सा पॉइंट ठीक है। दूसरे पॉइंट में वो अगेन यही बात रिपीट कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वो कह रहा है कि वो एक वार्निंग देता है, सफिशेंट वार्निंग देता है, यानी कि उस वार्निंग देने के बाद वो उसके खिलाफ जो है वो फोर्स को इस्तेमाल करता है। जबकि यहाँ पे वो कह रहा है विदाउट वार्निंग जो फोर्स को इस्तेमाल करता है। और थर्ड में वो कह रहा है एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इसमें तो वो कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर है या फिर मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज है, और इसमें भी यही बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर है और या फिर मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें वो कह रहा है कि विदाउट वार्निंग वो फोर्स को यूज़ कर सकता है, यहाँ पे वो कह रहा है कि सफिशेंट वार्निंग के बाद फोर्स को यूज़ कर सकता है। जबकि यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी मेंबर ऑफ सोसाइटी का, कोई भी बंदा हो मुआशरे का, वो उस अगर एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पे इस तरह का कोई काम हो रहा है तो वो फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है वार्निंग दे के। तो इसमें जो है वो बड़ी क्लियरली एक्ट के अंदर मेंशन है कि एक तो ये है कि वो पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है, आम सोसाइटी का बंदा तो हो नहीं सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर दें। अब ये जो दो ऑप्शंस रहेंगे इसमें भी आपको पता है कि जब भी आप कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई काम कर रहा है या कोई मेंबर है आर्म फोर्सेस का, तो उसको पहले वार्निंग देना ज़रूरी है। तो सफिशेंट वार्निंग जो है वो ज़रूरी है, उसके बाद जो है वो उसके खिलाफ जो है वो फोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। प्रेजुडिस मींस, प्रेजुडिस का क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 47 में वो आपसे पूछा। ये भी हम पहले एक दफ़ा वर्ड यूज़ कर चुके हैं। प्रेजुडिस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहें या फिर आप बायस्ड हो, उसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे क्लोजेस्ट आपका मीनिंग है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 48 अगेन एक डिफ़िकल्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का वर्ड जो है वो एक्ट में इस्तेमाल हुआ है। एप्रीहेंशन के मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक्ट में जो मीनिंग इसका इस्तेमाल हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यानी कि जब आपके पुलिस ऑफिसर्स या आर्म फोर्सेस के मेंबर्स जो है एप्रीहेंड करें या उनकी एप्रीहेंशन हो कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में दहशत गर्दी हो सकती है, तो उसमें वो पर्टिकुलर काम करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है। वैसे इसमें जो है वो एप्रीहेंशन जो है उसका मतलब एंग्जाइटी भी हो सकता है, वरीनेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एज एन अंडरस्टैंडिंग यूज़ हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर आ जाए। इन 1997 सेक्शन 5 सेज, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में सेक्शन 5 कहता है एनी पुलिस ऑफिसर और मेंबर ऑफ सिविल फोर्सेस कैन ऑर्डर टू फायर एज अ लास्ट रिजॉर्ट। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी मेंबर और सिविल फोर्सेस का या आर्म फोर्सेस का, सिविल फोर्सेस का, जो वो यानी कि ऑर्डर कर सकता है आखिरी ऑप्शन के तौर पे उसको, वो यानी गोली चलाने का जो है वो ऑर्डर दे सकता है। दूसरे में कह रहा है कि सिर्फ आर्म फोर्सेस का मेंबर इस चीज़ का